नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत 18वीं सीरीज। इसके अंतर्गत कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था तथा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा उसकी उत्तर व्याख्या सहित हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न सीरीज 18। इसको आप हमारे पास सारी सीरीज को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर के 18 तक सारी एक्सरसाइज विथ सॉल्यूशन के एंड विथ एक्सप्लेनेशन के आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज का हमारा जो सीरीज है वो है 18 सीरीज है। इसके अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ समक्ष रखेंगे तथा उनका एक्सप्लेनेशन भी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। प्रथम प्रश्न है हमारा, भारत की में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? निर्यात उन्मुख इकाइयां वो इकाइयां होती हैं जिनका उद्देश्य इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करना होता है, यानी उनके द्वारा उत्पादित उत्पादन मार्केट में बिकने के लिए, घरेलू बाजार में बिकने के लिए नहीं आता है, घरेलू बाजार में नहीं बेचा जाता, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो बिकने को तैयार हो सके। तो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने के लिए उसमें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे निर्यात उन्मुख इकाइयां करते हैं, अर्थात जिसका टारगेट होता है उत्पादन को निर्यात करना। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थापित है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो कहां पर है सबसे अधिक? तो करेक्ट आंसर है सी, कर्नाटक में हमारे पास सबसे अधिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं जिनका टारगेट होता है इंटरनेशनल मार्केट में अधिक से अधिक अपनी वस्तुओं को निर्यात करना। क्वेश्चन नंबर 2, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बीज फसल बीमा योजना 1999-2000 में, कि 2000-2001 में, कि 2001-2002 में, कि 2002-2003 में? तो बीज फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, 1999-2000 में बीज फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है? पहला कथन, नागालैंड भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी खुद की बांस नीति शुरुआत की। आपको पता है कि ये बांस एक प्रकार की घास है जो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करती है। इस बांस से हम डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग की कई चीजें बना सकते हैं, जैसे डलिया है आपके पास या अदर चीजें, हम लोग छत बनाते हैं, दीवार बनाते हैं आदि चीजें। और इसके साथ ही साथ बांस का प्रयोग कागज उत्पादन में भी किया जाता, इसलिए इसके लिए एक पॉलिसी होना, यानी बांस की बैम्बू पॉलिसी होना अनिवार्य थी। तो नागालैंड भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी खुद की बांस नीति शुरू की। कृषि मंत्रालय ने अपने समग्र विकास खेती और बांस आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन और बांस आवेदक पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। बांस लोचन या तांबा सीर बांस की कुछ प्रजातियों से प्राप्त होती है तथा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन आपके सामने हैं, पहला कथन, दूसरा कथन। तो निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और उसके आधार पर नीचे जो आपके पास ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 3 है, अर्थात पहला कथन और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। यानी पहला, नागालैंड भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी खुद की बांस नीति बनाई, ठीक है, ताकि बांस का अनुकूलतम प्रयोग हो सके, हम लोग वेस्ट यूज ना कर पाए। दूसरी चीज, बांस लोचन या ताबा सीर बांस की कुछ प्रजातियां, ये बांस की वैरायटीज हैं जिनसे हमको बांस प्राप्त होता है, मतलब लंबे और क्या कहते हैं मोटे बांस, ठीक है। तो ये बांस लोचन तथा ताबा सीर बांस की प्रजातियों से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले हुआ था? प्राइवेटाइजेशन क्या हो, अगर आपसे पूछा जाए निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है? जब हम सरकारी कोई भी कंपनी है उसके एक किसी कार्य को हम लोग प्राइवेट सेक्टर में रख देते हैं,
तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में एक काम करते हैं, टिकट काटने का काम हम प्राइवेट सेक्टर को दे दिए तो प्राइवेटाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि कैंटीन दे दिया, किसी प्राइवेट का टेंडर दे दिया, तो ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट। या तो पूरी कंपनी प्राइवेट हो जाए या कंपनी के कुछ कार्य प्राइवेट को टेंडर में दे दिया जाए, तो इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले कब शुरू हुआ? सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले किसका हुआ? होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड का, कि मारुति उद्योग लिमिटेड का, कि आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड का? तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किस गवर्नमेंट कंपनी का हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मारुति उद्योग। ये पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी, बाद में प्राइवेटाइजेशन हुआ और ये निजी कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गई। मारुति उद्योग लिमिटेड, आप मारुति 800 का नाम बहुत सुने होंगे। दिस इज द पॉपुलर कार थी मारुति 800। ये मारुति उद्योग लिमिटेड की थी, जो सभी व्यक्तियों का सपना था भारत में एक समय में कि मेरे पास मारुति 800 कार कम से कम हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, यानी आरबीआई ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंकों के पास नकद हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगा? ठीक है, नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो कौन सा कदम उठाएगा? अपने भंडार से सोना जारी करेगा, या खुले बाजार में बॉन्ड खरीदेगा, या एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्या करेगा? बॉन्ड को खरीदेगा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से बॉन्ड खरीदती है, तो बदले में आरबीआई को मनी देनी पड़ती है, और जिससे कमर्शियल बैंकों का पास मनी अधिक हो जाती है, मनी एक्सेस हो जाती है। तो आरबीआई क्या करती है? खुले बाजार में ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत बॉन्ड को क्रय करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। औद्योगिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, औद्योगिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। इनमें से राज्य में गरीबी मापने के लिए लकड़ वाला फार्मूला किसका प्रयोग करता है? जो लकड़ वाला फार्मूला वो किसका प्रयोग करता है? क्या ए 1 और 2 यानी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मूल्य उपभोक्ता सूचकांक तथा कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या 2, 3 या 1, 3? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अर्थात पहला और दूसरा। इन यानी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वो गरीबी मापन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? यानी जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है उस पे कम से कम कितनी महिलाओं को आपको रोजगार देना होगा? 25%, 30%, 40% या 50%? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको कम से कम 30% महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देना अनिवार्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे ने ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम की पुस्तक लिखी? किसके द्वारा ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम की पुस्तक लिखी गई? बिमल जैन द्वारा, के सुब्बाराव द्वारा, सी रंगराजन द्वारा, या अमर्त्य सेन द्वारा? तो किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम की बुक लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रंगराजन द्वारा ग्रोथ एंड फाइनेंस नाम की किताब लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पहचान किए गए ग्रामीण गरीब परिवारों में से कम एक सदस्य को, अधिमानतः एक महिला को, निम्नलिखित नेटवर्क योजनाओं में सुविधाओं के में से किसी के बीच समय समय पर लाया जाए। यानी एक वीक फैमिली होती है, एक फैमिली वीक है, सबसे पहले मुझे उस फैमिली की पहचान करना है, फिर उसमें से कम से कम एक सदस्य को मुझे अपने इसके अंतर्गत लाना है, और इसके अंतर्गत लाया जाएगा, और इसमें कोशिश किया जाएगा कि एक महिला को इसके अंतर्गत लाया जाए। तो वो क्या होगा? मनरेगा की सेल्फ हेल्प ग्रुप की वित्तीय समावेशन की खाद्य सुरक्षा? तो कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो ग्रामीण
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सबसे गरीब परिवार, उसमें से एक सदस्य और वो सदस्य कम अगर हो तो कोशिश करें कि महिला सदस्य उसको इसका पार्ट बनाया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट, आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, आपने 1000 का नोट सुना, 2000 का नोट सुना, बट 5000 और 10,000 का नोट आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत में 5000 और 10,000 के नोट भी छप चुके हैं, 1000 के भी नोट छप चुके हैं। तो रुपए के नोट आजादी के बाद दोबारा कब शुरू हुए थे? आजादी के बाद दोबारा फिर से शुरू हुआ था जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ था, तो 1000, 5000 और 10,000 के रुपए के नोट प्रारंभ किए गए थे। तो इसमें से कब शुरू किए गए? क्या 1950 में, क्या 1954 में, क्या 1958 में, या 1962 में? तो इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 में। पुनः 1000 रुपए का नोट, 5000 रुपए का नोट तथा 10,000 रुपए के नोट प्रेस करके रिलीज किए गए थे इकोनॉमी के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है ये किसके लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है? नगर निगम के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए, या नगर पालिका के लिए? तो ये याद रखना, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करता है वो वास्तव में ग्राम पंचायत के लिए हमको उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? जो डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति है किस पर एडवाइस करती है? बीपीएल की जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति इसने बनाया, या गरीबी के आकलन के लिए इसको बनाया गया था? तो कौन सा कथन सही? क्या पहला, क्या दूसरा, क्या दोनों, क्या को दोनों में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक, ये बीपीएल की जनगणना के लिए, बीपीएल गणना के लिए एनसी सक्सेना समिति बनाई गई थी, और ये पता करने के लिए कि क्या बीपीएल जनसंख्या हमारे पास कितनी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिस पर कराघात तथा करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर हो, करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर हो तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा देते हैं। निगम कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेवा कर। तो निगम कर इसमें जो आपका है वो वास्तव में अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो बाकी एक्साइज ड्यूटी आपका अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर आपका अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रकार निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कंपनी उत्पादन करती है उसी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? अदृश्य निर्यात क्या है? मछली अदृश्य है, यातायात और यात्रा अदृश्य है, आभूषण अदृश्य है, या हथकरघा अदृश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि आपका यातायात और यात्रा ये आपका अदृश्य निर्यात को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15, आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया अगर होगी तो निम्नलिखित में से क्या आपको साथ में दिखाई पड़ेगा? मुद्रास्फीति साथ में दिखाई देना अनिवार्य है, या अतिस्फीति दिखाई देना अनिवार्य है, या अपस्फीति दिखाई देना अनिवार्य है, या मुद्रास्फीति जनित मंदी दिखाई देना अनिवार्य है? तो याद रखना, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो मुद्रास्फीति होना अनिवार्य है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ मनी इन्फ्लेशन जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या सही है? प्राथमिक घाटे को बताया जाता है। प्राथमिक घाटा क्या कहलाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, या आरबीआई के ट्रेजरी बिलों और सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान में होल्डिंग में शुद्ध वृद्धि का योग, या बजटीय घाटा और सरकार ब्याज उधार और देनदारियां, या वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो बताइए प्राथमिक घाटा को कौन स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, वित्तीय घाटा में से यदि ब्याज के भुगतान को हम माइनस कर देंगे तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? हाल ही के दिनों में उद्यमी हेल्पलाइन चालू की गई थी, ये किससे रिलेटेड है? बड़ी पूंजी के उद्योग से, महिला उद्यमी से, खेती में प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने वाले किसानों से, सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्यमी से? तो किससे उद्यमी हेल्पलाइन, यानी जिसके अंतर्गत आपको हेल्प प्राप्त हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन था सूक्ष्म, क्वेश्चन मतलब आंसर 8 डी करेक्ट है,
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए इसे चालू किया गया था, जिसे हम उद्यमी हेल्पलाइन की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनाज की नई बीज किस्मों का विकास, अनाज के बीज गांव खोलना, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का आधुनिकीकरण राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना से संबंधित है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित करों पर ध्यान दो। सर्विस टैक्स, सीए के कार्य पर कर, निवेश पर की गई कमाई पर ब्याज पर कर। तो बताइए कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? सेवा कर है कि सीए के कार्य पर लगाया गया टैक्स ये है कि निवेश पर की गई कमाई पर जो ब्याज पर लगता है कर? तो याद रखना सीए और ये तो डायरेक्ट टैक्स होगा, अर्थात सर्विस टैक्स जो है वो अप्रत्यक्ष कर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? बताइए कौन सी योजना जिसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प नहीं कर रहा? राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, ये कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, ये पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना, ये या दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ये। तो कौन सा वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना नहीं चल रही, बाकी सब वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ही चल रही हैं। चाहे राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण या पोलियो उन्मूलन जिसमें पोलियो ड्रॉप्स आपको पिलाए जाते हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना भी वर्ल्ड बैंक से प्रभावित है, और आपका पीएमएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़क परियोजना जो है, ये भी आपकी वर्ल्ड बैंक की योजना है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत के समेकित निधि का, या भारत के सार्वजनिक निधि का, या भारत के आकस्मिक निधि का, या प्रधानमंत्री राहत निधि का? तो बताइए राष्ट्रीय लघु बचत निधि किसका पार्ट होगा? तो ये करेक्ट आंसर है भारत का सार्वजनिक खाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? यानी वाणिज्यिक कॉमर्शियल फसल क्या है? आपकी गन्ना, आपका जूट, आपका क्या कहते हैं पटसन, ये सब कॉमर्शियल फसल है। आपका एलोवेरा फार्मिंग, मिंट फार्मिंग, ये सारी आपकी वाणिज्यिक फसलें। तो इनको मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? नफेड, नाबार्ड, ट्राइफेड या एफसीआई, किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नफेड द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। 13 क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बड़ी संख्या के लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। पीडीएस के अंतर्गत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं? चावल हमको मिलता है, गेहूं मिलता है, दाल मिलता है, चीनी मिलता है, केरोसिन। तो बताइए आपको क्या क्या मिलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 23 का बी, मतलब कि 1 आपको चावल मिलता है, 2 आपको गेहूं मिलता है, आपका 3 दाल मिलती है इससे, और आपको 5वां केरोसिन तेल जो अब हटा दिया गया है, और चीनी पहले मिलती थी जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, पहले चीनी हटाया गया लेकिन अब केरोसिन भी काफी अब नहीं मिलता है। तो अगर हम उस समय जब ये क्वेश्चन फ्रेमिंग किया गया था तो 4 चीजें हैं, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो केवल 3 चीजें ही वर्तमान में प्राप्त हो रही हैं। तो ये थे आज हमारे बहुविकल्पी प्रश्न जिनकी हमने उत्तर सहित व्याख्या किया। आपको उम्मीद है कि आपके आने वाले प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे तथा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अधिक हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य पूछिएगा। सो मच।